Hello, dear friends. Very warm welcome to all of you at our conceptual brainstorming integrated session of anatomy. मैं हूं आपका अपना डॉक्टर श्रीकांत वर्मा. In this session, we are going to talk regarding our central nervous system development. Yes, अभी तक हमने अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फेरिंजियल एपरेटस को देखा, फिर जनरल एम्ब्रियोलॉजी को हमने ऑब्जर्व किया, जिसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म हमने फॉर्म कर लिया, मेसोडर्म के पार्ट्स बना लिए. अब इसमें जो एक्टोडर्मल पार्ट है वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है. एमसीक्यू सीएनएस डेवलप्स फ्रॉम एक्टोडर्म. चलिए इस सेशन में हम क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करने जा रहे हैं सर. वी विल सी द एम्ब्रियोनिक पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एज वेल एज इट्स कैविटीज. मतलब हम अपने ब्रेन वेंट्रिकल की भी बातें करेंगे. वी विल सी द न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन विच इज ऑल्सो नोन एज neurulation. Yes, we will talk regarding the clinical aspect neural tube defects, where we will do the integration with pedia, obs gynae, surgery, medicine, different topics. Yes, हम clinical areas देखेंगे. हमेशा की तरह फोकस एरिया, रिवीजन कैप्सूल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बातें तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह हम कुछ पॉजिटिव लाइनों से करते हैं. याद रखिए, जो फकीरी का मिजाज रखते हैं वो ठोकरों में ताज रखते हैं. जिनको कल की फिक्र नहीं है वो मुट्ठी में आज रखते हैं. अगर हम में फकीरी सा लहजा आ जाए तो कोई टेंशन नहीं रहेगी. हम टोटली फ्री, कूल, काम, रिलैक्स रहेंगे और जब वो स्थिति मिलती है तो हमारा परफॉर्मेंस बेस्ट हो जाता है. चलिए इसी तरीके से हंसते हुए मुस्कुराते हुए हम अपनी सेशन को शुरुआत करते हैं. यस, याद रखिएगा, हमने अपने पिछले सेशन में देखा था कि 3 जम्प सेल लेयर थे. उसमें से हमने अभी आपको बताया कि एक्टोडर्म जो है वो सेंट्रल नर्व सिस्टम बनाता है. वी विल सी, ये एक्टोडर्म जो है इसका एक पार्ट होता है जिसे हम न्यूरो एक्टोडर्म कहते हैं. इस न्यूरो एक्टोडर्म से एक थिकनिंग बनती है, प्लेट जैसा स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम न्यूरल प्लेट कहते हैं. इस न्यूरल प्लेट में गड्ढा बनता है जिसको हम न्यूरल ग्रूव कहते हैं. और फिर ये न्यूरल ग्रूव आपस में जुड़ करके एक राउंडेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम न्यूरल ट्यूब कहते हैं. हम ऑब्जर्व करने जा रहे हैं कि इसी न्यूरल ट्यूब के 2 पार्ट होंगे. क्रेनियल पार्ट डायलेट हो जाता है, ब्रेन वेसाइकल बनाता है. यस, इट विल क्रिएट द ब्रेन. लेकिन इसका कॉर्डल पार्ट नैरो रह जाता है और ये स्पाइनल कॉर्ड बनाता है. सो दिस इज द समरी. यस, इट इज द समरी ऑफ द रिसेंट चैप्टर. इस तरीके से आप देख सकते हैं कि चाहे ब्रेन हो या स्पाइनल कॉर्ड, ये एक्टोडर्मल होता है. इसे समझने के लिए एक छोटा सा डेमो हम करते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमारा जो एक्टोडर्म है वो थिक हुआ, न्यूरो एक्टोडर्म बनाया, एक मोटे प्लेट जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है जिसको न्यूरल प्लेट कह रहे हैं. सपोज दिस इज द न्यूरल प्लेट. अब इस न्यूरल प्लेट में गड्ढा बनता है तो ये जो बन रहा है ग्रूव, इसे ही हम न्यूरल ग्रूव कहेंगे. अब ये न्यूरल ग्रूव के दोनों कॉर्नर आपस में मिल जाते हैं और एक राउंडेड स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसे जब आप नीचे से देखेंगे तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है. यही न्यूरल ट्यूब है. बहुत आसान. फिर से न्यूरल प्लेट, न्यूरल ग्रूव, न्यूरल ट्यूब. आप एक पन्ने को अपने हाथ में रख के कर सकते हैं. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. इट इज डेवलपिंग एट द मिड लाइन ऑफ द एम्ब्रियो. ओके सर, सेंट्रल नर्व सिस्टम में सेंट्रल में पोर्शन में है तो इसका क्रेनियल पार्ट डायलेट होता है और ये बनाता है ब्रेन वेसाइकल, जबकि कॉर्डल पार्ट नैरो रह जाता है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर और ये बनाता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड. गेटिंग द पॉइंट. और जब इसका डेवलपमेंट हो रहा है तो फिर से समझने की कोशिश कीजिए. न्यूरल प्लेट, न्यूरल ग्रूव, न्यूरल ट्यूब. इस दौरान यहां पर आपको एक छेद नजर आ रहा है. सर दिस इज एंटीरियर न्यूरोपोर. यहां पर दूसरा छेद नजर आ रहा है नीचे की तरफ. सर इट इज आवर पोस्टीरियर न्यूरोपोर. और जब ये एंटीरियर न्यूरोपोर, पोस्टीरियर न्यूरोपोर क्लोज नहीं होते तो इसे ही हम एंटीरियर न्यूरोपोर डिफेक्ट, पोस्टीरियर न्यूरोपोर डिफेक्ट कहते हैं. यही हमारा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है. आगे की बातें हम अपने क्लिनिकल पोर्शन में करेंगे. चलिए डिटेल में हम इसको ऑब्जर्व करते हैं. सर न्यूरल ट्यूब बना. यस सर, तो ये न्यूरल ट्यूब है. ओके सर, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है. इसका क्रेनियल पार्ट आप ऑब्जर्व कर रहे हैं. क्रेनियल पार्ट में 3 प्राइमरी ब्रेन वेसाइकल बनते हैं. दिस इज द पीजीआई चंडीगढ़ पैटर्न क्वेश्चन. नाउ यू कैन से INICET. हाउ मेनी प्राइमरी ब्रेन वेसाइकल? सर 3. You can observe this is the forebrain, then midbrain, and then hindbrain. So these are our 3 प्राइमरी ब्रेन वेसाइकल. इसे ही हम प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन और रोम्बेनसेफेलॉन कहते हैं. अब आप देख रहे हैं कि कॉर्डल पोर्शन जो है नैरो रह जाता है और यही स्पाइनल कॉर्ड बनाता है. ओके सर, सो स्पाइनल कॉर्ड फॉर्मेशन भी हमने ऑब्जर्व किया. नाउ यू कैन ऑब्जर्व दिस प्रोजेंसेफेलॉन इज फर्दर डिवाइडिंग इनटू द 5 सेकेंडरी ब्रेन वेसाइकल. तो ये फिर से पीजीआई चंडीगढ़
यस, INI-CT पैटर्न आप कह सकते हैं. हाउ मेनी सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल? सर 5. Yes, you can see the prosencephalon is dividing into the telencephalon and diencephalon. MCQ. The midbrain is dividing into only mesencephalon. MCQ. जबकि रोम्बेनसेफलॉन है वो मीटेनसेफलॉन और माइलेनसेफलॉन में डिवाइड हो रहा है. MCQ. तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल आप ऑब्जर्व कर रहे हैं. नाउ कैच दिस पॉइंट. ये जो टेलेंसेफलॉन होता है ये आगे डिवाइड होकर के सेरेब्रल हेमिस्फीयर बनाता है और साथ में बेसल न्यूक्लियाई बनाता है और कैविटी ऑफ दिस टेलेंसेफलॉन इज नोन एज लैटरल वेंट्रिकल. MCQ. ये नॉलेज आपको काम आएगा हाइड्रोसेफलस को समझने में, वेंट्रिकुलर एबनॉर्मलिटीज को समझने में. आगे आप देखते हैं डायनसेफलॉन. डायनसेफलॉन के फिर से कई सारे पार्ट, डॉर्सल पार्ट एंड द वेंट्रल पार्ट. डॉर्सल पार्ट में आता है आपका थैलेमस, आपका मेटाथैलेमस, आपका इपिथैलेमस. जबकि वेंट्रल पार्ट में आता है हाइपोथैलेमस और सबथैलेमस. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि दो थैलेमस के बीच की जो कैविटी वो थर्ड वेंट्रिकल है. कहने का मतलब थर्ड वेंट्रिकल इज द कैविटी ऑफ द डायनसेफलॉन. ये याद रखना है. नाउ द स्मॉलेस्ट पार्ट इज द मिड ब्रेन एंड द कैविटी ऑफ द मिड ब्रेन इज सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस. ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. व्हाइल द कैविटी ऑफ द मेटेनसेफलॉन इज our fourth ventricle, better to say cavity of the rhombencephalon is our yes fourth ventricle. आप यहां पर देख रहे हैं कि मेटेनसेफलॉन जो है वो पॉन्स और सेरिबेलम बनाता है, जबकि हमारा माइलेनसेफलॉन जो है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा बनाता है. और इन सभी स्ट्रक्चर के बीच की जो कैविटी होती है वो फोर्थ वेंट्रिकल होती है. जबकि स्पाइनल कॉर्ड की जो कैविटी वो सिंपल हमारा सेंट्रल कैनाल होता है. ब्रेन की इन कैविटीज को समझने के लिए और क्लिनिकल एस्पेक्ट के बेसिक प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने के लिए एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हम करते हैं. राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इनकी जो कैविटी है वो कहलाती है हमारी लैटरल वेंट्रिकल. सपोर्ट इट इज द अवर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल. एग्री सर. अब आप देखेंगे कि दो लैटरल वेंट्रिकल के बीच में यस एक ओपनिंग होती है जिसको हम इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मोनरो कह रहे हैं, और फिर ये कंटिन्यू होती है हमारे थर्ड वेंट्रिकल में विच इज कैविटी इन बिटवीन द टू थैलेमस. करेक्ट सर. इट इज इरेगुलर काइंड ऑफ द कैविटी. और फिर ये कंटिन्यू होती है हमारे सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस में एंड देन इट इज ओपनिंग इनटू द फोर्थ वेंट्रिकल जो कि टेंट शेपेड होती है एंड देन इट इज कंटिन्यूइंग एज द सेंट्रल कैनाल. तो ये है हमारा सिंपल सा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. चलिए एक बार फ्लो चार्ट भी हम ऑब्जर्व करते हैं. यू कैन ऑब्जर्व सर दीज आर अवर lateral ventricles part. Okay, these are communicating together within the interventricular foramen of what you will say Monro. अब इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मोनरो के बाद हमारा जो CSF है वो जाता है सर इनटू द अवर थर्ड वेंट्रिकल. अब थर्ड वेंट्रिकल जो है वो कम्युनिकेट करता है सर इट इज अवर यस सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस. अब ये सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस से CSF पहुंचता है हमारे फोर्थ वेंट्रिकल में. यस सर इट इज अवर फोर्थ वेंट्रिकल पार्ट. और फोर्थ वेंट्रिकल से फिर CSF पहुंचता है हमारे यस यू कैन से द सेंट्रल कैनाल. तो हमने इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन किया, साथ में हम यहां पर फ्लो चार्ट देखते हैं. यस दिस इज द वे हाउ द CSF इज फ्लोइंग. रिमेंबर इट इज फॉर्म मेनली विद इन द अवर लैटरल वेंट्रिकल. ये भी MCQ आया हुआ है. द कोरॉइड प्लेक्सस ऑफ द डिफरेंट वेंट्रिकल्स इन विच द लैटरल वेंट्रिकल इज द मेन कॉन्ट्रीब्यूटर फॉर सिंथेसिस ऑफ CSF. ओके सर. फिर इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मोनरो, यहां से CSF थर्ड वेंट्रिकल में पहुंचा, फिर यहां से सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस से पास होता हुआ फोर्थ वेंट्रिकल में पहुंचा और फिर वो सेंट्रल कैनाल में पहुंचा है. सो दिस इज द फ्लो चार्ट आल्सो विद द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. एग्री सर. अल्टीमेटली फिर ये हमारे सुपीरियर सैजिटल साइनस के अंदर एरेक्नॉइड विलाई में एब्जॉर्ब होता है. थ्रू द आवर एरेक्नॉइड विलाई इट इज गेटिंग एब्जॉर्ब विद इन द सुपीरियर सैजिटल साइनस जो कि वेनस चैनल है.
और इसे बेटर तरीके से समझना है तो हम इसका मार्जिन भी ड्रॉ कर देते हैं। सर, these are our, yes, cerebral hemisphere. Okay, sir. Now you can see the midbrain, you can see the pons and the medulla, and this is our spinal cord portion. और यहां पर हमारा पाया जाता है the arborvitae, the balancing organ, the cerebellum. Okay, sir. Now try to understand the few additional point. ये जो हमारा फोर्थ वेंट्रिकल है उसके मिड लाइन में आपको एक एपर्चर दिखेगा, दैट इज अवर फोरामेन ऑफ मैजेंडी। एंड रिमेंबर, एम फॉर मैगेंडी, एम फॉर मीडियन एपर्चर, बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, दिस इज अवर मीडियन एपर्चर एट द रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। इसी तरीके से आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो हमारा फोर्थ वेंट्रिकल है उसके लैटरल साइड में दोनों तरफ एक और फोरामेन है, दिस इज अवर फोरामेन ऑफ लुश्का। यस सर, एल फॉर लुश्का, दिस इज अवर लैटरल एपर्चर। सो यू कैन इजिली रिमेंबर दीज टू इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। यस, अब यहां से सीएसएफ हमारे सेंट्रल कैनाल में तो जाता ही है, साथ में सब इन एपर्चर से निकल करके ये इंफीरियर लैटरल सरफेस से होते हुए पूरे सुप्रोलेटरल सरफेस में जाएगा और फिर अल्टीमेटली दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में जो सुपीरियर सेजाटल साइनस हमने ऑब्जर्व किया था वहां ये एरेक्नॉइड विलाई के थ्रू एंटर कर जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, सो आवर ब्रेन इज फ्लोटिंग विद इन द सीएसएफ। इसीलिए ब्रेन का जो वेट है सर, इट इज 1.4 kg टू द 1.5 kg। ये सिर्फ हार्डली हमको 50 ग्राम के आसपास महसूस होता है। गेटिंग द पॉइंट? नाउ you can easily observe the condition of the hydrocephalus, two types, obstructive, non-obstructive। इसमें आप देखेंगे अगर सिर्फ इंटरवेंट्रिकल फोरामेन ऑफ मोनरो में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो सीएसएफ लैटरल वेंट्रिकल में एब्जॉर्ब होगा, यू विल सी द डायलेटेशन ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल्स ओनली। अगर मान लो हमारे सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस में प्रॉब्लम है तो लैटरल वेंट्रिकल में भी डायलेटेशन होगा, थर्ड वेंट्रिकल में भी डायलेटेशन होगा। इफ देयर इज द ऑब्स्ट्रक्शन इन अवर सेंट्रल कैनाल आफ्टर द फोर्थ वेंट्रिकल तो लैटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल सभी में डायलेटेशन आपको नजर आएगा। यू विल सी दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इन द योर सर्जरी, pediatrics, radiology. Okay, so this was our clinical integration. Now we are moving for the next. Now we are going to see the detail of the central nervous system development. हमें पता है कि ब्लू कलर से जो स्ट्रक्चर शो हो रहा है वो है एक्टोडर्म, रेड कलर इज अवर मेसोडर्म एंड येलो कलर स्ट्रक्चर इज एंडोडर्म। सो दिस इज अवर ट्राइलेमिनर जर्म डिस्क। यस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने ऑब्जर्व किया था कि मेसोडर्म में डेवलपमेंट होता है नोटोकॉर्ड का, और फिर ये जो मेसोडर्म है वो तीन पार्ट बनाता है। द लैटरल पार्ट वाज अवर लैटरल प्लेट मेसोडर्म, जो प्लेट की तरह था, लैटरली था। जो एक्सिस के ठीक पास में थे वो पैरा एक्सियल मेसोडर्म थे, और जो बीच में थे वो इंटरमीडिएट मेसोडर्म थे। इसको हमने LIP के निमोनिक से याद किया था, लैटरल प्लेट, intermediate mesoderm, and this is the para-axial mesoderm, and here is our notochord. Agree sir? अब समझने की कोशिश कीजिए। इस नोटोकॉर्ड के इफेक्ट के कारण जस्ट ऑपोजिट टू दिस नोटोकॉर्ड द एक्टोडर्म इज गेटिंग थिकन्ड। एक्टोडर्म मोटा हो जाता है और एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। सो ट्राई टू कैच दिस पॉइंट, दिस पोर्शन of the ectoderm, it is getting changes. This part is known as, sir, neuroectoderm, and this lateral part is known as surface ectoderm. Okay, this our ectoderm is dividing into the two parts. What are these two parts? Neuroectoderm and surface ectoderm. Now catch this point, ये जो हमारा न्यूरोएक्टोडर्म है, yes, it is converting into the प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, तो इसे ही हम क्या कह रहे हैं? न्यूरल प्लेट। यस सर, दिस न्यूरो एक्टोडर्म इज मेकिंग द न्यूरल प्लेट। ओके सर, तो ये हमने एक और टर्मिनोलॉजी लर्न की, न्यूरल प्लेट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसी न्यूरल प्लेट के दोनों कॉर्नर्स पे आपको बहुत ही स्पेशल काइंड के टिश्यू डेवलप होते हुए नजर आते हैं, विच आर नोन एज न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। इसका नाम न्यूरल क्रेस्ट सेल्स क्यों पड़ा हम देखेंगे। नाउ
कैच दिस पॉइंट, द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। यस, मैंने आपको बताया कि इसी न्यूरो एक्टोडर्म न्यूरल प्लेट में गड्ढा बनेगा और ये क्या बनाएगा, ग्रूव। सो नाउ दिस न्यूरल प्लेट इज मेकिंग द डिप्रेशन। तो न्यूरल प्लेट फ्लैट ना होकर के डिप्रेशन शो कर रहा है। दिस इज अवर ग्रूव। यस, व्हाट यू विल से, सर इट इज अ न्यूरल ग्रूव। और किनारे में आपको पहले की तरह सरफेस एक्टोडर्म नजर आएगा। यस सर, दिस सेंट्रल पोर्शन इज द अवर मीजोडर्म, जिसे अब हम 3 पार्ट में डिवाइड करके शो कर रहे हैं। दिस इज अवर नोटोकॉर्ड एंड द मीजोडर्म इज शोइंग द 3 डिविजन्स सर, जस्ट ऑन ईच साइड ऑफ द एक्सिस। पैरा एक्सियल मीजोडर्म, सबसे लैटरल में प्लेट की तरह मीजोडर्म की थिकनिंग है। दिस इज अवर लैटरल प्लेट मीजोडर्म, और बीच वाला जो है वो इंटरमीडिएट मीजोडर्म है। जबकि येलो कलर से हम शो कर रहे हैं सर, इट इज द एंडोडर्म। व्हाट आई वांट टू टेल यू सर, ये जो न्यूरल प्लेट था उसने गड्ढा बना दिया, जिसको हम न्यूरल ग्रूव कह रहे हैं। एंड नाउ फोकस, जब भी कोई चीज डिप्रेशन के फॉर्म में आती है, यस, जब डिप्रेशन होता है तो किनारे की चीजें जो है वो उठ जाती है। यू कैन इजिली ऑब्जर्व हियर सर, ये न्यूरल ग्रूव है, इसके दोनों किनारे एलिवेट हो गए हैं। एलिवेशन को हम टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं, क्रेस्ट। सो दीज आर द क्रेस्ट विच आर हैविंग द वेरी स्पेशल काइंड ऑफ द सेल्स। तो चलिए इस सेल्स का हम नाम देते हैं सर, ये न्यूरो एक्टोडर्म से बन रहा है इसलिए इसे हम न्यूरल कहेंगे। एलिवेशन है इसलिए इसको हम क्रेस्ट कहेंगे। इसके अंदर बहुत ही स्पेशल टाइप के सेल्स हैं, इसलिए सिंपली इसको हम सेल्स कह रहे हैं। अब समझ में आया कि न्यूरल क्रेस्ट सेल्स का नाम न्यूरल क्रेस्ट सेल्स क्यों पड़ा। यस, रिमेंबर दिस बेसिक कॉन्सेप्ट। और इस न्यूरल सेल क्रेस्ट, इस न्यूरल क्रेस्ट सेल्स को हम फोर्थ जर्म सेल लेयर भी कहते हैं, क्योंकि इससे बहुत स्पेशल स्ट्रक्चर्स डिराइव होते हैं। यस सर, वी नो अबाउट द फर्स्ट जर्म सेल लेयर, एंडोडर्म, then mesoderm, then ectoderm. But now recent update that neural crest cells are considered as the fourth germ cell layer because they are giving the very special structures in our body. Agree sir? Now try to understand. अब ये जो न्यूरल ग्रूव है वो और धंसता चला जाएगा और इसके दोनों किनारे आपस में फ्यूज होते चले जाते हैं और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं। यस, इट इज अवर नेक्स्ट स्टेज एंड द रिमेनिंग थिंग्स आर सेम। यहां पर आपको नोटोकॉर्ड नजर आएगा। यस, रिमेंबर दीज पोजिशंस, इसके ऊपर एम्ब्रियोलॉजी इमेज में क्वेश्चन आते हैं। पैराएक्सियल मीजोडर्म, देन इंटरमीडिएट मीजोडर्म, एंड here is the presence of the lateral plate mesoderm, and you can see this is our endoderm. और हमेशा की तरह आप बोल सकते हैं सर, इट इज अवर डेवलपिंग। यस, दिस कॉर्नर इज द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। ओके फाइन, अब समझने की कोशिश कीजिए कि इसके दोनों कॉर्नर जो है वो आपस में मिल जाएंगे और ये जो हमारा सरफेस एक्टोडर्म है वो भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से एक गोल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनना चालू हो जाता है। दिस इज अवर न्यूरल ट्यूब। ओके, और अच्छे तरीके से हम इसे शो करते हैं। यस, द बोथ कॉर्नर्स ऑफ द सरफेस एक्टोडर्म मीट टुगेदर और न्यूरल ट्यूब धस करके अंदर चला गया। यस, डॉर्सल साइड और लैटरल साइड में न्यूरल क्रेस्ट सेल्स सेपरेट हुआ और वो अलग से एक मास बना लिया। यस, इट इज डॉर्सो लैटरल टू द न्यूरल ट्यूब एंड रिमेनिंग थिंग्स आर सेम। सर, देयर इज अवर नोटोकॉर्ड, न्यूरल ट्यूब के ठीक आगे कौन है, नोटोकॉर्ड, एंड यू विल सी देयर इज अवर मीजोडर्म। यस, एक्सिस के दोनों तरफ पैराएक्सियल मीजोडर्म, फिर इंटरमीडिएट मीजोडर्म और फिर हमारा लैटरल प्लेट मीजोडर्म आपको ऑब्जर्व होगा। एंड दिस इज द येलो कलर स्ट्रक्चर विच इज एंडोडर्म। बेटा इस सीक्वेंस को याद रखना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये आपको कहीं ना कहीं पर काम आएगा। इमेज बेस्ड क्वेश्चन में ये बहुत यूजफुल हो जाता है, स्पेशली फॉर द INICE CET एग्जाम पैटर्न। ओके, यस, अगेन सर, इट इज अवर ectoderm, here is mesoderm and this is our endoderm. इस सीक्वेंस को बिल्कुल याद रखेंगे। ओके, व्हाट आई वांट टू टेल यू, देयर आर द 3 डिविजन्स ऑफ द अवर mesoderm, LIP, lateral plate, intermediate and para-axial mesoderm, लिप, होठ, ये आपका नेमोनिक हो गया। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, नोटोकॉर्ड। हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट MCQ, दिस नोटोकॉर्ड डिसअपियर but only one remnant. This is our nucleus.
पल्पोसस। इसे आपको जरूर याद रखना है बेटा। यस, इसका क्या इंपॉर्टेंस हम देखेंगे। ये कोई सेंट्रल पार्ट में पल्प लाइक स्ट्रक्चर, जिलेटिन लाइक मास बनाएगा, इसलिए इसका नाम न्यूक्लियस पल्पोसस रखा गया है। देखेंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ओके सर, this is very important structure, neural tube, and here is presence of the neural crest cells. Each point is important. ओके सर, चलिए अब हम इस न्यूरल ट्यूब को वर्टिकली ऑब्जर्व करते हैं, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते हैं। सर सपोज दिस इज अवर न्यूरल प्लेट, इसको अब हम दूसरे एंगल से देख रहे हैं, 90 डिग्री एंगल से देख रहे हैं, हम इसे नीचे से देख रहे हैं। ओके, वर्टिकल व्यू देख रहे हैं, तो इसके दोनों कॉर्नर मुड़ गए। यस सर, सो इट इज मेकिंग द यस न्यूरल ग्रूव, और फिर इसके दोनों पार्ट जो है आपस में जुड़ने के लिए आ रहे हैं। यस सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द 3 डायमेंशनल व्यू। ओके सर, तो ये न्यूरल ट्यूब बनने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन आया हुआ है कि हाँ, ये न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन का प्रोसेस है, सबसे पहले ये कहां पर फ्यूज होगा। यस, दिस इज अवर ऑक्सीपिटल एरिया, दिस इज द सर्वाइकल, देन थोरेसिक, देन अवर लंबर एरिया, देन सैक्रल एरिया। फाइन, याद रखेंगे मल्टीपल फ्यूजन साइट इज देयर, मल्टीपल फ्यूजन साइट, लेकिन सबसे पहला फ्यूजन जो है वो देखा गया सर्वाइकल पार्ट में होता है। सो इट इज गेटिंग फ्यूज टुगेदर एट द सर्वाइकल एरिया। व्हाट आई वांट टू टेल यू सर, देयर इज द cervical area, this is the first site of neural tube fusion, MCQ। ओके, लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं, मल्टीपल फ्यूजन थ्योरी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है। कई जगह में फ्यूजन एक साथ शुरू होता है, लेकिन फिर भी एक आंसर आपको चुनना है तो सर्वाइकल पार्ट आप कहेंगे। अब इसके बाद क्या होगा। यस सर, these are showing the, this is the neural plate, here is the neural groove formation and there is our fusion। अब अगले स्टेप में आप देखेंगे कि इसका फ्यूजन होता चला जाता है। यस सर, इट इज गेटिंग फ्यूज्ड जिप लाइक मैनर फ्रॉम क्रेनियल टू द कॉडल पार्ट, तो ये पूरा धीरे धीरे फ्यूज हो जाता है। एग्री सर, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द 3 डायमेंशनल वे। ओके, तो इस तरीके से न्यूरल ट्यूब पूरा फ्यूज हो गया, तो आपको ऊपर क्रेनियल डायरेक्शन में एक ओपनिंग नजर आएगी और कॉर्डल डायरेक्शन में, ट्राई टू थिंक इन द 3 डायमेंशनल वे बेटा। यस, यहां पर एक ओपनिंग नजर आएगी। अगर आप एक थ्रेड लेंगे तो यहां से ये थ्रेड एंटर करेगा और अंदर ही अंदर होते हुए इधर से निकल जाएगा, तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन गया। रिमेंबर दिस क्रेनियल ओपनिंग इज अवर एंटीरियर neuropore, while this caudal opening is known as posterior neuropore। yes, याद रखेंगे कि एंटीरियर न्यूरोपोर ये कब क्लोज होता है। अगला एमसीक्यू सर, इट इज गेटिंग क्लोज ऑन द 25th डे। अगर 25th डे में एंटीरियर न्यूरोपोर क्लोज नहीं हुआ तो उस सिचुएशन में आप देखेंगे सर एंटीरियर न्यूरोपोर डिफेक्ट। और इसी तरीके से पोस्टीरियर न्यूरोपोर कब क्लोज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, 28th डे। ये क्वेश्चन पीडिया में आएगा, ये क्वेश्चन ऑब्स गायनी में आएगा। कॉन्जेनिटल एनॉमली होती है, इनका ट्रीटमेंट एक ही है, वो है सर्जरी। अगर नहीं पॉसिबल हुआ तो बच्चे की डेथ होनी ही होनी है। ओके, 28th डे आप बोल सकते हैं 4th वीक ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ। यस, अगर मान लो इस दिन में न्यूरल ट्यूब क्लोज नहीं हुआ तो इसे हम कहेंगे पोस्टीरियर न्यूरोपोर डिफेक्ट। और यही कुछ और नहीं है सर, यही तो हमारे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के टाइप हैं। यू विल सी दिस सिचुएशन इन योर क्लिनिकल। जस्ट एक सिंपल सा इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट विथ आवर बायोकेमिस्ट्री। यस सर, दिस इज आवर न्यूरल ट्यूब। हम देख चुके हैं क्रेनियल पार्ट ब्रेन वेसिकल बनाएगा, कॉर्डल पार्ट स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा। अगर मान लो ये न्यूरल ट्यूब फ्यूज नहीं हुआ तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। यस सर, और बायोकेमिस्ट्री के साथ इंटीग्रेट करते हैं सर, कॉन्सेप्चुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग इंटीग्रेशन विद द अवर pedia, ops gynae, surgery, also you will see in the medicine and now biochemistry। क्यों? क्योंकि याद रखिए कि ये जो हमारा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है इसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इस न्यूरल ट्यूब के क्लोजर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। ये जो प्रोसेस हो रहा है न्यूरल प्लेट, न्यूरल ग्रूव, न्यूरल ट्यूब, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा यस फोलिक एसिड, विटामिन B9।
तो फोलिक एसिड आपको जरूर पढ़ना है। फो फॉर फोलिक एसिड, फो से आप याद रखेंगे 4 मिलीग्राम पर डे, दिस इज द डोज टू प्रिवेंट द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ओके, तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर B9 विटामिन B9 फोलिक एसिड की कमी हो गई तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होना ही होना है। चलिए, साथ में हम फार्मा के साथ इंटीग्रेट करते हैं कि कई सारे एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स हैं जिनके कारण फोलिक एसिड B9 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने के लिए मिलता है। बिल्कुल नहीं भूलेंगे द मिनी ड्रग्स लाइक द फिनोबार्बिटॉन, यस, फेनिटोइन, यस, द वॉलप्रोएट एज वेल एज द कार्बेमाजेपिन। ये सारे ऐसे ड्रग हैं जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करते हैं। सो रिमेंबर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जहां पर भी मल्टीपल सब्जेक्ट का फ्यूजन हो वहां से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यस, ऑप्स गायनी में आपको लर्न करना है द डोज ऑफ द फोलिक एसिड। 3 सिचुएशन आपको देखना है। यस, बिफोर कंसेप्शन इसका क्या डोज है, आफ्टर कंसेप्शन इसका क्या डोज है, एंड द लेडी विथ प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, इसमें क्या डोज है। ये तीनों सिचुएशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एनाटॉमी पार्ट मैंने आपको बता दिया, इंटीग्रेशन आपको बता दिया, रिलेटेड सब्जेक्ट में आप ये रिलेटेड पॉइंट्स ऑब्जर्व करेंगे। वी आर गोइंग टू डू द फ्यू इमेज बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप यहां पर न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन देख रहे हैं, दिस इज द सेंट्रल ट्यूब फॉर्मेशन। आप यहां पर देख रहे हैं दिस इज द सर्वाइकल साइट वेयर द फर्स्ट फ्यूजन इज ऑकरिंग, और ये क्रेनियल एंड है जहां पर आपको न्यूरल ट्यूब ओपनिंग नजर आ रही है, यही हमारा एंटीरियर न्यूरोपोर है। एंड यू कैन ऑब्जर्व सर इट इज अवर पोस्टीरियर न्यूरोपोर पार्ट। यहां पर फ्यूजन क्रेनियोकॉर्डल डायरेक्शन में नजर आ रहा है और एंटीरियर पोस्टीरियर न्यूरोपोर छोटे होते चले जा रहे हैं। ये जो सेगमेंटरी स्ट्रक्चर है ये कुछ और नहीं है सर, दीज आर अवर सोमाइट्स। और अल्टीमेटली द एंटीरियर न्यूरोपोर इट इज गेटिंग क्लोज्ड, पोस्टीरियर न्यूरोपोर इट इज गेटिंग क्लोज्ड। तो कब ये न्यूरल ट्यूब कंप्लीट क्लोज हो जाता है, याद रखेंगे 28th डे में। दिस फॉर्मेशन ऑफ द न्यूरल ट्यूब इज नोन एज न्यूरुलेशन, और अगर प्रॉपर न्यूरुलेशन ना हो तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नजर आता है। 28th डे में पूरा बन जाएगा, लेकिन अगर ये नहीं बन पाया तो आपको कई सारे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नजर आएंगे। ऑब्जर्व करेंगे, कैन यू सी द सिमिलर इमेज एट द सेंटर, यू कैन सी सर इट इज अवर न्यूरल ट्यूब। इसके दोनों तरफ सेगमेंटेड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, दीज आर अवर सोमाइट्स। क्रेनियल पार्ट में आपको एंटीरियर न्यूरोपोर नजर आ रहा है, कॉर्डल पार्ट में आपको पोस्टीरियर न्यूरोपोर नजर आ रहा है। यस, you can observe in our radiological image also there is a neural tube formation, brain fold you can see, spinal cord part you can see, and here is our neural groove. इसमें फ्यूजन हुआ, you can observe sir it is our neural tube part which is showing opening on the above एंटीरियर न्यूरोपोर, इसे आप क्रेनियल न्यूरोपोर भी कह सकते हैं, एंड ओपनिंग एट द बिलो साइड सर दिस इज आवर कॉर्डल न्यूरोपोर, यस यू कैन से दिस इज द पोस्टीरियर न्यूरोपोर। ओके सर, नाउ यू कैन सी दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट, मैंने आपको बताया था नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड डिसअपियर, लेकिन ये छोटा सा पार्ट रेमनेंट की तरफ बचता है और इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यू कैन सी दिस इज अवर स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कुछ और नहीं है सर, ये न्यूरल ट्यूब है। ओके सर, न्यूरल ट्यूब के आगे में कौन था सर, इसके आगे में हमारा नोटोकॉर्ड था। ये नोटोकॉर्ड डिसअपियर हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा पार्ट इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर जिलेटिन लाइक पल्प लाइक मटेरियल बनाता है जिसको हम न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं। क्या इंपॉर्टेंस है, जब डिस्क प्रोलैप्स होता है, यस देयर इज द कंप्रेशन एक्सेसिवली ओवर द इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इन दैट सिचुएशन दिस जिलेटिन लाइक मटेरियल इट इज कमिंग आउट। देखो बेटा ये बाहर आ गया, ये बाहर निकल रहा है, यस इसे हम हर्निएटेड डिस्क सिचुएशन कह रहे हैं। और ये वेंट्रल हॉर्न, डॉर्सल हॉर्न, यस ये मिलकर के स्पाइनल नर्व जो बना रहे हैं इनको कंप्रेस कर रहा है। अब क्या होगा, पेशेंट बोलेगा कि डॉक्टर साहब मेरे पूरे हाथ में दर्द होता है, पूरे पैर में दर्द होता है। ये नर्व बॉडी के जिस जिस पार्ट में सप्लाई करेगा वहां वहां पर पेशेंट को एबनॉर्मल सेंसरी एंड मोटर प्रेजेंटेशन देखने के लिए मिलेगा, जिसे हम रेडिक्यूलोपैथी कहते हैं। ये आप ऑर्थो में, मेडिसिन में देखेंगे, लेकिन एनाटॉमी में इतनी चीज याद रखनी है
कि डिस्क प्रोलैप्स के सिचुएशन में रेडिकुलोपैथी जो नजर आती है उसका एक कारण हर्निएशन ऑफ द न्यूक्लियस पल्पोसस हो सकता है। अब रहा सवाल कि न्यूक्लियस पल्पोसस क्या है। एक लाइन, सर इट इज नथिंग, इट इज द रेमनेंट ऑफ द नोटोकॉर्ड। खत्म, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई which structure is responsible for the radiculopathy, which structure is the nucleus pulposus, which structure is the notochord. So remember this point. Now look here, we are going to see the folic acid part. तो folic acid deficiency के क्या क्या कारण है, इसके लिए निमोनिक ऑफ फोलिक POD, फोलिक पॉड यू कैन रिमेंबर। ऐसे एल्कोहलिज्म, जो एल्कोहलिज्म करता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने के लिए मिलता है। तो ये भी एक कारण है कि क्यों प्रेग्नेंट लेडी में एल्कोहलिज्म कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। यस, एफ से फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट जैसे कि मेथोट्रेक्सेट एंड ट्राइमेथोप्रिन, दीज आर आल्सो द आवर टेराटोजेनिक ड्रग्स। फिर आप ओ से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स देख रहे हैं, यू कैन सी द लो डाइटरी इनटेक। अगर मान लो कोई कम विटामिन B9 खा रहा है, B9 इनटेक कर रहा है, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। यस, प्रेग्नेंट लेडी में अगर मान लो लो डाइटरी इनटेक है या फिर एक्सेसिव गोट मिल्क है, तो ये भी विटामिन B9 की डेफिशिएंसी करता है और बेबी में आपको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नजर आता है। इन्फेक्शन विद द जियार्डिया, इवन द सीलियक स्प्रू, प्रेगनेंसी एंड द सोरियासिस। अपने आप में प्रेगनेंसी एक इटियोलॉजिकल फैक्टर है। ओल्ड एज एंड डेलेंटाइन आल्सो नोन एज द फेनिटोइन। फेनिटोइन क्या, जितने भी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग हैं ये बहुत कॉमनली एसोसिएटेड है हमारे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के साथ। ऑल्सो यस, द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, यू विल सी दिस सिचुएशन इन योर सर्जरी। दो टाइप के सर, एंटीरियर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एंड पोस्टीरियर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। एंटीरियर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में आप देखेंगे एक कॉमन सिचुएशन एनएन सिफेली, और इसके ऊपर क्वेश्चन अक्सर आते हैं INICET में, नीट PG में, FMG 2021 में आया हुआ है, इस तरीके का इमेज था। यस, अगर मान लो एंट्री न्यूरोपोर ना बने तो उस सिचुएशन में क्या होगा, देयर इज द लॉस ऑफ आवर क्रेनियल वॉल्ट। फर्स्ट थिंग सर, देयर इज द एब्सेंस ऑफ क्रेनियल वॉल्ट। ओके सर, दूसरी चीज आप देख रहे हैं, देयर इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सोथैलमोस। और तीसरी चीज आप देख सकते हैं सर, चिन रेस्टिंग ओवर थोरैक्स। ओके, तो ऐसा सिचुएशन में ब्रेन जो है वो टोटली एक्सपोज कर जाएगा बाहर। सर द ब्रेन इज एक्सपोज्ड आउटसाइड, ब्रेन एक्सपोज्ड, इट इज नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव द चाइल्ड। इस बच्चे की डेथ हो जाती है और इनको प्रिजर्व करके हम एनाटॉमी के म्यूजियम में रखते हैं, ऑक्सोगाइनी डिपार्टमेंट के म्यूजियम में रखते हैं। ओके सर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन। इसी तरीके से पोस्टीरियर न्यूरोपोर डिफेक्ट, तो पोस्टीरियर न्यूरोपोर डिफेक्ट हुआ तो स्पाइनल कॉर्ड एबनॉर्मल होगा। यस, वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंट टाइप्स लाइक द स्पाइना बाइफिडा। इसके टाइप्स कौन कौन से, स्पाइना बाइफिडा। दूसरा हम देखेंगे मेनिंगो सील, हम देखेंगे यस मेनिंगो माइलोसील, याद करते चलो। और हम देखेंगे बेटा इसके साथ में यस द माइलोस्चिसिस। ईच पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्जरी। आप इस तरीके के एबनॉर्मल पीडियाट्रिक सिचुएशन देखेंगे, एक बेबी पैदा होता है जिसके पीठ में एबनॉर्मल मास है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट द सोमाइट्स आर मेकिंग द वर्टिब्रा। यस सर, तो ये वर्टिब्रा है और यहां पर न्यूरल ट्यूब स्पाइनल कॉर्ड बना रहा है। यस सर, देयर इज अवर मेनिंजेस एंड न्यूरल ट्यूब इज मेकिंग द अवर स्पाइनल कॉर्ड। फिर बाद में क्या होता है, बोथ एंड्स ऑफ द सोमाइट्स दे आर गेटिंग फ्यूजन एंड मेकिंग द प्रॉपर वर्टिब्रल कैनाल। लेकिन अगर मान लो B9 की डेफिशिएंसी हुई तो प्रॉपर फ्यूजन हमारा नहीं हो पाया। सो व्हाट यू विल सी, देयर इज द बाइफिड स्पाइन। यस सर, बाइफिड स्पाइन, नॉन फ्यूजन। तो अब क्या हो गया, हमारा न्यूरल ट्यूब जो है वो एक्सपोज कर गया, लेकिन बहुत ज्यादा सीवियरिटी नहीं है, स्किन इज नॉर्मल एंड ओनली हेयर टफ्ट इज सीन। तो ऐसे पेशेंट में ज्यादा सिम्टम नहीं रहते, इसलिए इस सिचुएशन को हम कहते हैं ऑकल्टा। ऑकल्टा मींस छुपा हुआ, लेकिन स्पाइन जो है बाइफिडा, दैट्स व्हाई इट इज स्पाइना बाइफिडा। ओके सर, दूसरा सिचुएशन हम देखते हैं, सीवियरिटी ज्यादा है। तो अब क्या हुआ कि हाँ सर, बाइफिड तो स्पाइन मिला ही मिला, but you are observing that meninges, yes sir, meninges they are exposing outside
और साथ में CSF फील्ड एक कैविटी बन गई, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड नॉर्मल है, तो इसे हम क्या कहेंगे सर? इट इज अवर स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, और यहाँ पर मेनिंजेस में कैविटी मिल रही इसलिए मेनिंगो सील, मेनिंगो में कैविटी है, कैविटी को हम कह रहे हैं सर सील। तो मेनिंजेस की कैविटी CSF फील्ड वन मास इज ऑब्जर्व। ओके सर, तीसरा सिचुएशन हम देखते हैं जिसमें मेनिंजेस तो बाहर आए ही आए, ओके सर, लेकिन स्पाइनल नर्व्स भी आपको बाहर उस मास के अंदर नजर आ रहे हैं। सो दिस इज अवर मेनिंगो, मेनिंगो मींस मेनिंजेस का मास। माइलो, माइलो मींस स्पाइनल कॉर्ड, इसलिए नर्व के भी रेमनेंट नजर आ रहा है। सील मींस कैविटी, सो दिस इज द मेनिंगो प्लस माइलो प्लस सील। एग्री बेटा? अब तीसरा सिचुएशन हम देखते हैं कि इतनी ज्यादा सीवियरिटी है कि मेनिंजेस की जो कैविटी वो रप्चर हो गई, नॉस एलिमेंट जो है वो बाहर आ गए, और क्योंकि कैविटी रप्चर हो गई तो CSF का भी लीकेज चालू हो गया। दिस इज रप्चर सिचुएशन, सो वी आर शोइंग द वर्ड स्टिसिस। तो इसे हम रैकिस्टिसिस कहते हैं, माइलोस्टिसिस कहते हैं। ओके, क्रेनियल रैकिस्टिसिस यू विल सी, द कॉडल रैकिस्टिसिस यू विल सी, अलग अलग टर्मिनोलॉजी आपको यूज होती हुई नजर आएगी। दिस टर्म इज शोइंग द रप्चर। तो ये अलग अलग सिचुएशन है जिसे आप सर्जरी में देखेंगे, एनाटॉमी के साथ हमने इंटीग्रेट किया। Now we are coming to the next part. Yes, these are the different situation. Anencephaly, the cranial reconstruction, open spina bifida. You will see the linencephaly, anencephalocele, closed spina bifida. Different situation. Yes. अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन बीच में कुछ रिफ्रेशिंग लाइंस आप सभी लोगों के लिए। अगर गुलामी करनी ही है तो मेहनत की कीजिए, सुना है इससे सफलता खुद ब खुद आपकी गुलाम बन जाएगी। तो चलिए मेहनत करते हैं, मेहनत करने से दुनिया में हर चीज पॉसिबल है। अगर कोई आदमी बहुत ब्रिलियंट है, 2 घंटे पढ़ करके सारी चीजें कर लेता है, तो उस ब्रिलियंट आदमी को भी हम कट कर सकते हैं, उसे हम पीछे कर सकते हैं। और इसका जवाब क्या है? हार्ड वर्क। अगर हम हार्ड वर्क करते हैं, चलो वो 2 घंटे पढ़ता है, हम 4 घंटे पढ़ेंगे, हम 6 घंटे पढ़ेंगे, 8 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन हम उस ब्रिलियंट आदमी से कैसे आगे निकल सकते हैं? आंसर है हार्ड वर्क। नाउ वी आर कमिंग टू दिस अवर टेररिस्ट एक्टिविटी। एक बढ़िया सा हम पॉइंट देखने जा रहे हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल्स के बारे में, ट्रिक्स और मैजिक के साथ। हमने यहां पर टेररिस्ट का फोटो क्यों लगाया, आतंकवादी का फोटो क्यों लगाया? इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है। न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, इसे हम कह रहे हैं दीज आर आवर टेररिस्ट लाइक सेल्स। क्यों? जिस तरीके से एक टेररिस्ट होता है, पता नहीं वो जम्मू कश्मीर जाएगा कि वो तमिलनाडु जाएगा कि वो गुजरात में जाएगा कि वो असम में जाएगा, कहां जाएगा हमें पता नहीं, और वो किस तरीके से एक्टिविटी करेगा। इसी तरीके से न्यूरल क्रिस्टल्स जब डेवलप होते हैं तो सेंट्रल पोर्शन में डेवलप होते हैं, लेकिन फिर वो माइग्रेट करके हमारे ब्रेन के अंदर चले जाते हैं, मेनिंजेस बनाते हैं, आंख के अंदर चले जाते हैं, स्क्लेरा कोरॉइड बनाते हैं, वो हमारे टीथ के अंदर चले जाते हैं, ओडोंटोब्लास्ट बनाते हैं। कैसे जाते, क्यों जाते हैं, कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, इसलिए इसको हम टेररिस्ट सेल कह रहे हैं। ट्राई टू कैच दिस पॉइंट। सपोज दिस इज अवर डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये हेड है, ये ट्रंक है, ये अपर लिम्ब पार्ट है, एंड हियर इज द लोअर लिम्ब पोर्शन सपोज। ओके, हमें पता है कि क्रेनियल पार्ट जो न्यूरल ट्यूब का है वो डायलेट हुआ और इसने ब्रेन, वेसाइकल ब्रेन बनाया, और कॉर्डल पोर्शन हमारा स्पाइनल कॉर्ड बनाया। ओके सर, नोटोकॉर्ड कहां था? इसी स्पाइनल कॉर्ड न्यूरल ट्यूब के ठीक आगे में था, तो हम ये नोटोकॉर्ड बना देते हैं सर। इट इज द कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर विच इज इन फ्रंट ऑफ द अवर न्यूरल ट्यूब। ओके सर, अब समझने की कोशिश कीजिए कि बेबी में डेवलपमेंट के टाइम में मीजोडर्म बन रहा है। मीजोडर्म वी आर शोइंग विद द रेड कलर, तो मीजोडर्म हर जगह स्प्रेड हो रहा है। सपोज दिस इज अवर मीजोडर्म पार्ट। एग्री सर? अब ये नोटोकॉर्ड डिसेपियर हो जाता है और ये हमारे न्यूरल ट्यूब के चारों ओर जो स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क में न्यूक्लियस पल्पोसस के फॉर्म में रिमेन रह जाता है। ओके सर, लेकिन न्यूक्लियस पल्पोसस के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं न्यूरल क्रिस्ट सेल्स की। ये क्या करता है? इसका एक एमसीक्यू आया हुआ है कि हाइलुरोनिक एसिड रिलीज होता है, और ये हाइलुरोनिक एसिड हमारे एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, हमारे मीजोडर्म में पाथवे बनाता चला जाता है, इसमें रास्ता बना रहा है। यस, हाइलुरोनिक एसिड एसिड है, आप ऐसा याद रख सकते हैं, एसिड है। सो इट विल प्रोवाइड द पाथवे फॉर दिस न्यूरल क्रिस्टल्स, और फिर ये न्यूरल क्रिस्टल्स माइग्रेट होंगे और फिर ये बॉडी के अलग अलग पार्ट में स्प्रेड होते चले जाते हैं। व्हाट आई वांट टू टेल यू सर,
this is our neural crest cells. These neural crest cells are showing the migration due to the effect of the hyaluronic acid. ये एमसीक्यू आया हुआ है स्पेशली एफएमजी में. ओके, तो आपको याद रखना है hyaluronic acid is responsible for the migration ऑफ न्यूरल क्रेस्ट सेल्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स का माइग्रेशन प्रॉपर ना हो तो कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो इससे बनती वो नहीं बन पाती. दो डिसीज का नाम आप जरूर याद रखेंगे, पीडिया, सर्जरी, मेडिसिन और रेडियोलॉजी के लिए. सर, इफ देयर इज द failure of migration of the neural crest cells, then our achalasia cardia and Hirschsprung disease occurs. Yes, achalasia cardia is abnormal dilatation of the esophagus at the lower end. Okay, तो ये जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं वो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होने देते और इस कारण आपको रेडियोलॉजी में रेड टेल साइन इस तरीके की चीजें देखने के लिए मिलती है. हर्षस्प्रुंग डिसीज आपको देखने के लिए मिलेगा. यस, देयर इज द नो प्रॉपर न्यूरल क्रेस्ट सेल्स फॉर्मेशन. तो वहां पर रिलैक्सेशन ऑफ द मसल नहीं हो पाता, तो फीकल मटेरियल जमा हो जाता है. वहां फूड मटेरियल जमा होता है, यहाँ फीकल मटेरियल जमा होता है. तो ईसोफेगस का डायलिटेशन वहां देखने के लिए मिलेगा, जबकि यहाँ पर रेक्टम का डायलिटेशन देखने के लिए मिलेगा. तो आपका पैथो में, मेडिसिन में, सर्जरी में क्वेश्चन आता है एकलेजिया कार्डिया, हर्षस्प्रुंग डिसीज. दीज डिसीजेस आर ड्यू टू फेलियर ऑफ माइग्रेशन ऑफ न्यूरल क्रेस्ट सेल्स. ओके, इंटीग्रेटिंग विद द एनाटॉमी क्यों होता है सर? ड्यू टू द एबनॉर्मल एक्टिविटी लैक ऑफ द हाइलुरोनिक एसिड. और इस कारण से देयर इज द नो प्रॉपर डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मीजोडर्म. तो इस कारण न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जो है पाथवे बनाते हुए अलग अलग ऑर्गन में नहीं पहुंच पाता और उन स्ट्रक्चर को नहीं बना पाता. ओके सर, अब समझने की कोशिश कीजिए. आपका क्वेश्चन आता है कि न्यूरल क्रेस्ट सेल्स आखिर ऐसे कौन कौन सी चीजें बनाता है और जब ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स का माइग्रेशन ना हो तो वो बीमारियां होती है. तो इसके लिए ट्रिक और मैजिक देख रहे हैं, एक बहुत सारे लिस्ट हमको याद करने हैं. यस, वन ट्रिक आई एम गोइंग टू टेल यू. ये है हमारे महामना मदन मोहन मालवीय जी, जो कि बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं. एक बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज बीएचयू का. इट इज अंडर द टॉप 10 मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया. तो इसके सामने में क्या हो रहा है? यस, किड्स दे आर डूइंग डिस्को. बच्चे जो हैं वो हमारे बीएचयू यूनिवर्सिटी के सामने में डांस कर रहे हैं. तो एक बढ़िया सा निमोनिक न्यूरल क्रेस्ट सेल्स डेरिवेटिव आपको ये लिस्ट याद करनी है. यस, यू आर लुकिंग द निमोनिक पिड्स. यस सर, दीज आर डूइंग डिस्को. डीएससी कहां पर कर रहे हैं ये डिस्को? सर, दे आर डूइंग डिस्को इन फ्रंट ऑफ द बीएचयू, इन फ्रंट ऑफ द महामना मदन मोहन मालवीय. ट्रिक और निमोनिक जो है वो फनी होने चाहिए, वो घटिया होने चाहिए, वाहियात होने चाहिए. अगर ये अच्छा बन गया तो दिमाग में नहीं बैठेगा. ओके, तो आप कैसे भी हो, जैसे भी हो, आप अपना ट्रिक बनाइए, अपना निमोनिक बनाइए, लेकिन इसको याद रखना है. कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, समझने की कोशिश कीजिए. ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स माइग्रेट होते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम में पहुंच जाते हैं और जितने भी गैंग्लियन होते हैं सारी चीजें बनाते हैं. जैसे कि पी से पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन, यस, ए से एएनएस गैंग्लियन, डी से डॉर्सल रूट गैंग्लियन, ई से आप याद रखेंगे दीज आर मेकिंग द एंटेरिक प्लेक्सस. जीआईटी में जो नर्व प्लेक्सस है, ऑर्बिक प्लेक्सस, इसे यही बनाता है. यस, इसके अलावा एस से श्वान सेल, ये टीथ के अंदर माइग्रेट होता है और ओडोंटोप्लास्ट बनाता है. कैसे माइग्रेट होता है, क्यों चला गया, नहीं पता. ओके, ये आतंकवादी की तरह एक्टिविटी शो कर रहा है. टेररिस्ट का कोई भरोसा नहीं. ये दांत के अंदर घुस गया और ओडोंटोब्लास्ट बनाना है. दिस इज द एमसीक्यू. ये आई के अंदर घुस गया और वहां स्क्लेरा और कोरॉइड बनाया. तो ये टेररिस्ट की तरह एक्टिविटी शो कर रहा है और आंख के अंदर घुस गया. यस, कौन रिस्पॉन्सिबल है? हाइलुरोनिक एसिड रिस्पॉन्सिबल है माइग्रेशन के लिए. ऑप्थेल्मोलॉजी में आपको पूछा जाएगा. इसके अलावा हमने देखा था कि न्यूरल क्रेस्टस दे आर माइग्रेटिंग विद इन द फेरिंजियल एपरेटस और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बना रहे थे. यहां पर जितने भी ग्लैंड बनते हैं सबका कनेक्टिव टिश्यू कौन बनाता है? आपका आंसर है न्यूरल क्रेस्ट सेल्स. यस, कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द ऑल द ग्लैंड जैसे कि लैक्राइमल, नेजल, ओरल, सलाइवरी ग्लैंड, इवन द पैलेटाइन ग्लैंड. आपको मैंने पढ़ाया था कि पैलेटाइन टॉन्सिल किससे डेवलप होता है? तो आपका आंसर है सर सेकंड फेरेंजियल पाउच. लेकिन अगर न्यूरल क्रेस्ट सेल्स दिया हो तो वो सबसे बेस्ट आंसर है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू इज द मेजर पार्ट ऑफ एनी ग्लैंड. ओके सर,
नेक्स्ट एम से आपको याद रखना है मेलानोसाइट, हमारे स्किन का जो कलर है मेलानोब्लास्ट, मेलानोसाइट किससे बनता है? फिर से आपका आंसर है न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। एम से मेसेनकाइम बोन ऑफ द हेड एंड फेस, फेरिंजियल एपरेटस में मैंने आपको बताया था मैंडिबल किससे बनता है? सर मैकल्स कार्टिलेज। लेकिन अगर न्यूरल क्रेस्ट सेल्स दिया हो तो ये आपका बेस्ट आंसर है न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। इट इज मेकिंग ऑल द बोन्स ऑफ द आवर हेड एरिया एक्सेप्ट बेस ऑफ द ऑक्सीपिटल रीजन। और इसके अलावा एम फॉर मेनिंजेस, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड मैटर, पायामेटर, दिस ऑल आर द डेरिवेटिव ऑफ द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, याद रखेंगे। नाउ दिस इज द इंटीग्रेशन एक्लेसिया कार्डिया। आप लर्न करेंगे सर्जरी में कि ये हमारा ईसोफेगस है। एक पेशेंट आता है जिसको खाना खाने में दिक्कत हो रही है, डिस्फेजिया है। यस सर, आप जब बैरियम स्वेलो एग्जामिनेशन करते हैं तो बैरियम जो है एक्यूमुलेट हुआ, लोअर डायलेटेड एंड ऑफ द ईसोफेगस दिखा, और फिर फीलिंग डिफेक्ट आपको नजर आ रही है। दिस इज अपीयरिंग जस्ट लाइक द अवर बर्ड बिक, तो ये चिड़िया की चोंच की तरह दिख रहा है। दिस द बर्ड बिक अपीयरेंस, इट इज नथिंग, इट इज आवर एक्लेसिया कार्डिया। क्यों होता है? फेलियर ऑफ द माइग्रेशन ऑफ द आवर, यस रिमेंबर दैट इज न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सिचुएशन में आपको डिस्फेजिया, फॉर द सॉलिड, फॉर द लिक्विड, डिफिकल्टी इन द बेल्चिंग, यस चेस्ट पेन, रिगर्जिटेशन ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड, डिस्पेप्सिया और एस्पायरेशन की समस्या देखने के लिए मिलती है। यस इसी तरीके से सेम है हमारा हर्षपुंग डिसीज, देयर इज द नो माइग्रेशन ऑफ द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, तो हमारा ऑर्बिक प्लेक्सस, ये सारी चीजें गैंग्लियन नहीं बन पाए, तो यहां पर ये वेसोडायलेटर एनो रिलीज करते हैं जिसके कारण स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन होता है, नहीं हो पाएगा तो फीकल मटेरियल जमा होता चला जाएगा। हियर इज अ डायलेटेशन ऑफ द रेक्टम एनल कैनाल, लेकिन हियर इज द नैरोइंग। ओके, तो ये है हमारा मेगाकोलोन डिसीज। रिमेंबर दिस इज अवर हर्षस्प्रुंग डिसीज। फेलियर टू पास द मिकोनियम, एक बेबी आया जो कि मिकोनियम पास नहीं कर पा रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, इंटरमीडिएट लूज स्टूल पास कर रहा है, बिलस वोमिटिंग है, पुअर पर ओरल इनटेक है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, एंट्रोकोलाइटिस, टॉक्सिक मेगाकोलोन का सिचुएशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। आपका एमसीक्यू आता है मेडिसिन में, सर्जरी में, द डायग्नोसिस, द गोल्ड स्टैंडर्ड इज द रेक्टल बायोप्सी। एक एक पॉइंट आपका एमसीक्यू है। कॉन्ट्रास्ट एनीमा आप करेंगे, प्रेजेंस ऑफ द ट्रांजिशन जोन आपको दिखेगा। मैनेजमेंट डेफिनेटली आपको सर्जरी करनी पड़ेगी, कोलोस्टोमी विद द subsequent end to end anastomosis आपको करना पड़ेगा। दिस इज द इंटीग्रेशन। नाउ वी आर लुकिंग, दिस इज अवर रेडियोलॉजी पार्ट। आप यहां पर देख रहे हैं there is the our dilatation of the distal portion of the large intestine, तो ये हर्षपुंग डिसीज है। ओके सर, नाउ in this unit what you have to observe, definitely you have to see the parts of the primitive brain for the INICET, इसकी कैविटी आपको पता होनी चाहिए फॉर द सर्जरी एंड द पीडिया इंटीग्रेशन। न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नो एक्सक्यूज, और इसके अलावा न्यूरल क्रेस्ट सेल्स डेरिवेटिव, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स डेरिवेटिव ये फेवरेट टॉपिक होता है, आपको उस लिस्ट को याद करना है। फेलियर ऑफ द माइग्रेशन ऑफ न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हुए तो कौन कौन सी डिसीजेस होती है, क्लिनिकल में आपको ऑब्जर्व करना है। नाउ द रिवीजन कैप्सूल्स इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, न्यूरलाइजेशन, न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन, सिंपल आपको याद रखना है सर, देयर इज द न्यूरो एक्टोडर्म व्हिच इज मेकिंग द न्यूरल ट्यूब, न्यूरल प्लेट, न्यूरल ग्रूव एंड द न्यूरल ट्यूब। इसको इजिली आप ऐसा याद कीजिए, एक पन्ना लीजिए, जैसे न्यूरल प्लेट, न्यूरल ग्रूव एंड द न्यूरल ट्यूब। एंटीरियर न्यूरोपोर, पोस्टीरियर न्यूरोपोर, एंटीरियर न्यूरोपोर डिफेक्ट, पोस्टीरियर न्यूरोपोर डिफेक्ट, 25th डे, 28th डे, एक एक पॉइंट एमसीक्यू है। यस, सो एंटीरियर न्यूरोपोर इज क्लोज्ड ऑन कब? अभी मैंने आपको बताया सर 25th डे। पोस्टीरियर न्यूरोपोर इज क्लोज्ड ऑन विच? बेस्ट आंसर इज द 28th डे। न्यूरल क्रेस्ट सेल्स डेरिवेटिव आपको उस निमोनिक को याद करना है, एंड एक्लेसिया कार्डिया, हर्षपुंग डिसीज, दीज आर द वेरी हॉट क्वेश्चंस, क्योंकि मल्टीपल सब्जेक्ट का इंटीग्रेशन आपको देखने के लिए मिलता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एफएमजी दिसंबर 2021 का क्वेश्चन आया हुआ है, आइडेंटिफाई द एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस ऑफ दिस कॉन्जेनिटल डिफेक्ट। तो इस इमेज में आप देख रहे हैं पेशेंट इज हैविंग द एक्सपोज्ड ब्रेन, absence of the cranial vault, exophthalmos, and the chin is resting over the thorax. So this is definitely our anterior neuropore defect. It is condition of the anencephaly. Yes. So this is our today's session, this portion. At the last, few motivating lines for all of you. याद रखिए, खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोने के बाद मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। याद रखिए, हार कर जीतने वाले को ही तो बाजीगर कहते हैं। ऑल द बेस्ट, सोचिए, समझिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।